नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली अगला बायोलॉजी के क्लास लेके आ चुका हूं और आप सबको पता है एग्ज़ाम आपके सामने है। और इस कड़ी में हम आपके लिए कंप्लीट जो है सारे सेक्शन का मास्टर वीडियो के रूप में दे रहा हूं। तो अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। सब कुछ फ्री में आपके लिए प्रोवाइड की जाती है ताकि मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हम लोग बायोलॉजी में जो कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और ये जो सेल है, ये दोनों टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है ना। ये दोनों टॉपिक से ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया हूँ। इसमें PYQs प्लस शॉर्ट नोट से भी रिवीजन करवा दिया हूँ। तो नहीं देखे है वीडियो, जाके जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे उतक, और यहाँ से तक जो है मतलब कि उत्तक से आगे, मतलब उत्तक को भी कंप्लीट करेंगे, टिश्यू को, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो बाकी चैप्टर है इससे भी हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, तो 1 to 1 हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। देखो, अच्छा मैं आपको बता दूं, बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि सर इससे पहले कौन कौन से सब्जेक्ट आप पूरा करवा दिए हैं, तो मैं क्लियर कर दूं। देखो भाई, आप लोग का जो पहला सब्जेक्ट था जिसे मैं आपको पूरा करवाया हूँ वो था फ्रेंड्स इन्वायरमेंट, है ना। बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दिया हूँ। और मैं आपको बता दूँ, इन्वायरमेंट से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में आता है और ये लगभग 2 घंटा का वीडियो है और उसमें पूरा इन्वायरमेंट कंप्लीट है। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट था फ्रेंड्स आप लोग का इंडियन ज्योग्राफी, है ना। आप जाके देखिएगा, इंडियन ज्योग्राफी का लगभग जो है मैं बता दूं, आपके पेपर में 15 क्वेश्चन आता है। वीडियो लगभग 3 घंटा के, 3.5 घंटा के आसपास में है। पूरा वीडियो देख लीजिएगा, जो शॉर्ट नोट्स दिया जा रहा है बुकलेट, उसको रिवीजन कर लीजिएगा, क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। तीसरा सब्जेक्ट था आप लोग का हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री में आप सबको पता है कि इसकी से 3 खंड में हम लोग पढ़ते हैं, हालांकि दरोगा के लिए 4 खंड में बांट के पढ़ते हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना। तो एंशिएंट पूरा कंप्लीट करवा दिया हूँ, प्राचीन भारत का इतिहास। मेडिवल भी पूरा कंप्लीट है, मॉडर्न चल रहा है ना। तो हार्डली मैं 1 या 2 वीडियो और दूंगा तो मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद आपको मास्टर वीडियो एक में मैं कंपाइल करके दे दूंगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री का मुझे लगता है कि वो भी लगभग 2 से 2.5 घंटा का वीडियो होगा और पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चौथा सब्जेक्ट जो भी आप लोग का चल रहा है ना, वो है बायोलॉजी, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका भी मैं आपको पार्ट 1 दे चुका हूँ, नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए। सारे क्वेश्चंस वही है जो आपके पेपर में आया है, और जो शॉर्ट नोट से मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ ताकि भाई किसी भी एंगल से आपके पेपर में क्वेश्चन आए, मिस ना हो। एक बात मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि भाई टेस्ट आप सभी लोग जरूर दीजिए। अगर टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी आप खुद मार रहे हैं, तो ये काम करिए। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का जो पहला टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, इसका नाम है टिश्यू, ऊतक। देखो भाई, यहाँ से करना क्या पड़ेगा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक चैप्टर ही है, जब आप सेल पढ़ते हैं, कोशिका पढ़ते हैं, तो कोशिका को पढ़ने के बाद जो है ना, आपको टिश्यू, चैप्टर का नाम है ऊतक, ये पढ़ना होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर आखिर ये ऊतक होता क्या है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, है ना, डायग्राम से, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ जाए और माइंड में सारी चीज़ें सेट हो जाए। देखो भाई, ये आपको पता है कोशिका है, कोशिका के समूह को ही हम लोग कहते हैं ऊतक, है ना। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक। तो आप सीधे तौर पे बोल सकते हैं कि सर कई सारे कोशिका मिलकर जो है ऊतक का निर्माण करता है, टिश्यू का निर्माण करता है। टिश्यू से क्या होगा भाई, ऑर्गन का निर्माण करेगा, और ऑर्गन से क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन मतलब होगा कि अंग, उसका ये अंग तंत्र बनेगा। और उसके बाद जो है पूरे तरीके से, चाहे मानव का शरीर हो चाहे पादप का मैं बात कर लूँ, ये पूरे तरीके से हो जाता है, बन के तैयार। ठीक है, तो ये बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे ना, जब भी आप ऊतक पढ़ते हैं तो ऊतक जो है 2 प्रकार के होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक होता है पादप ऊतक, ठीक है ना, प्लांट टिश्यू। उसके बाद ये होता है जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू, ठीक है ना। अब सीधे तौर पे मैं बात करूँ ऊतक के बारे में, तो भाई आप बताओ कि मान लो कि ये ईंट है, जरा सा समझिए। जैसे ईंट है भाई, ईंट ऐसे बनाता हूँ, देखो ईंट है, तो ईंट जो है ना, कई सारे ईंट को हम लोग जोड़ने से क्या करते हैं भाई, घर का निर्माण करते हैं, है ना, घर बनता है। तो वैसा ही काम होता है किसका, ऊतक का। तो ऊतक का मतलब कि टिश्यू का काम क्या होता है। तो आप यहाँ पे सीधे तौर पे बोल सकते हो, सर ऊतक जैसे कई सारे ईंट मिलने से घर का निर्माण होता है, वैसा ही जो है कई सारे ऊतक घर को मिलाने से क्या बनता है, तो हमारे शरीर का निर्माण होता है ना, शरीर बनता है। ऊतक कैसे बनता है, तो कई सारे कोशिका से ऊतक, और ऊतक से अंग बनता है। मैंने आपको अभी डायग्राम से समझाया हूँ। ये तो हालांकि पादप ऊतक है, प्लांट टिश्यू है ना। तो इधर जो है एनिमल टिश्यू में भी इसी तरीके से फॉलो होता है सारी चीज़ें, ठीक है। अब आपका काम ये बनता है, जो लोग जाहिर सी बात है ऑलरेडी क्लास में जुड़ के पढ़ रहे हो भाई, आप जाके इस चैप्टर को रिवीजन कर लीजिएगा। जो लोग नहीं भी जुड़े हैं तो जहाँ से भी पढ़े हो मेरे भाई, अभी भी आपके पास हाथ में टाइम है, जाके इस चैप्टर को रिवीजन करना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी दरोगा के एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, कह रहे कि देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है। भाई सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। संयोजी ऊतक क्या होता है सर, तो नाम से ही पता चल रहा होगा, संयोजी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा संयोजी, ये जो संयोजी ऊतक है ना, इसे इंग्लिश में कहते हैं
कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि एक दूसरे को कनेक्ट करेगा, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि संयोजी ऊतक हम लोग उसे कहेंगे जो शरीर को क्या करेगा, सहारा प्रदान करेगा, एक दूसरे जो अंग है शरीर का एक दूसरे को जोड़ने का काम करेगा। नाम से ही पता चल रहा होगा कनेक्टिव, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है, तो देखो भाई ऑप्शन इसका हो जाएगा हार्मोन। आप कहिएगा सर हार्मोन अगर कनेक्टिव टिश्यू है तो यहाँ पे तो रक्त भी है, ब्लड भी है, तो हाँ ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, हमारे शरीर को क्या करता है, एक दूसरे से जोड़ के रखता है। कैसे, अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। ये जो है पहले ध्यान रखिएगा, उपास्थि ये कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, रक्त भी संयोजी ऊतक है, और अस्थि है ना, हड्डी जो हमारे शरीर का है वो तो कनेक्टिव टिश्यू है ही। तो ब्लड है ना, ब्लड क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। दोबारा सुनिए, ब्लड तरल संयोजी ऊतक है, रट लीजिएगा, है ना। अब अस्थि क्या होता है, तो ये मजबूत एवं कठोर संयोजी ऊतक की श्रेणी में आता है। ठीक है, ऊतक क्या होता है, लचीला भी होता है, मजबूत भी होता है, आपको पता होना चाहिए। तो लचीला में कौन, ब्लड आ गया। ये जो हार्मोन है ये ऊतक नहीं है। आशा करते हैं कि आज के बाद क्वेश्चन यहाँ से तो आएगा, आप गलत नहीं करेंगे। अब आपका दायित्व ये बनता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे मैं जो आपको पढ़ाया हूँ यहाँ पे देखिएगा, मैंने बोला ना कि एक तो जंतु ऊतक पढ़ना होता है और एक पादप ऊतक पढ़ना होता है। ठीक है, तो जंतु ऊतक में क्या पढ़ रहे हैं, तो ये बेसिक बातें ध्यान रखना, डायग्रामिकली आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो जंतु ऊतक को हम लोग क्या करते हैं भाई, 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो है आप लोगों का उपकला ऊतक, जिसे हम लोग एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। दूसरा यहाँ पे जो है कनेक्टिव टिश्यू, इस यहीं से तो क्वेश्चन पूछ लिया गया था अभी। उसके बाद यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू, पेशी या फिर पेशी ऊतक, और उसके बाद आपको जो दिखेगा चौथा तंत्रिका ऊतक, मतलब कि नर्वस टिश्यू। सबके बारे में डिटेल में बता दिया हूँ, देख सकते हो डायग्रामिकली। जैसे कनेक्टिव टिश्यू देख सकते हो क्या है और कैसे काम करता है, कनेक्टिव टिश्यू का कौन कौन सा हिस्सा है भाई, डायग्रामिकली आपको दिखेगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप क्या करिएगा, कनेक्टिव टिश्यू को एक बार रिविजन कर लीजिए। यहाँ पे हालांकि लिख भी दिया हूँ कि संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है। अब एक प्रश्न बहुत ज़्यादा टफ करता है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। दोबारा सुनिए, मैंने बोला कि हिस्टामाइन बहुत पूछता है, अगर टफ करेगा पेपर तो। हिस्टामाइन स्राव कोशिका संयोजी ऊतक में पाया जाता है। हिस्टामाइन का काम क्या होता है, तो एक्चुअली हमारे शरीर का पाचन क्रिया है ना, उसमें भी सहायक होता है। इसका कई सारे काम है, तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू भाई शरीर में, यहाँ पे मेंशन भी कर दूं कि यह ऊतक जो है कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक जो है शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी ऊतक में जो कनेक्टिव टिश्यू है संयोजी ऊतक है, इसमें क्या होगा, मैट्रिक्स में लासिक, जिसे हम लोग लाइफ कहते हैं ना, लाइफ कहते हैं, और तंतु मतलब कि फाइबर पाया जाता है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिवीजन एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप तभी बनाएंगे जब आपका पकड़ है ना टिश्यू पे अच्छा होगा, है ना। तो क्या कह रहा है कि देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कॉलम पहला है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। कॉलम 1 जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, टिश्यू के बारे में दिया गया ना, ऊतक के बारे में दिया गया है, और किससे संबंधित है, कॉलम 2 में दिया गया है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, कॉलम 2 में दिया गया है। तो मिलान करिए और अब आराम से ऐसे बने। अभी मैं आपको कुछ देर पहले यहाँ पे संयोजी ऊतक के बारे में बताया कि भाई संयोजी ऊतक मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो जो पहला जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम लोग हिंदी में ढीली कनेक्टिव टिश्यू या स्थायी ऊतक। तो इसका जो काम होता है, हमारे शरीर में विभिन्न अंगों को एक दूसरे से जोड़ता है ना। जिसमें आप सबको पता है कि कंडरा हो गया, है ना, कंडरा टेंडन बोलते हो ना, ये इसी में आता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही आता है ना। जैसे लिगामेंट, ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सब है, एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एडिपोज जो है टिश्यू होता है, ये भी इसी का हिस्सा है। दूसरा आपने देख लिया, दूसरा नहीं देखा क्या, दूसरा ये है कंकाल संयोजी ऊतक, है ना, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू है ना। ये भी अस्थायी ऊतक का जो है, सॉरी अस्थायी नहीं, कनेक्टिव टिश्यू का हिस्सा है। तो ये सब आप एक बार ना रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। हालांकि चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं तो बड़ी लंबा चौड़ा। ये जो आप देख पा रहे हो, तरल संयोजी ऊतक, है ना, तरल कनेक्टिव टिश्यू को इंग्लिश में हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसका क्या काम होता है, जैसे ब्लड हो गया, ये इसी में आता है ना। जैसे लसिका इसी के अंतर्गत आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको मैं बता रहा हूँ ना। कनेक्टिव टिश्यू को अच्छे से कर लीजिएगा, मतलब कि ऊतक वाला जो चैप्टर है ना, जंतु ऊतक और पादप ऊतक, इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो सबको टफ लगता है, ये 2 ही चैप्टर, एक तो सेल और दूसरा जो है टिश्यू। लेकिन मैं आपको इतने साधारण शब्दों में डायग्रामिकली समझा दिया हूँ, कहीं नहीं मिलेगा। आप जाके पूरा यूट्यूब पे खंगाल के देखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आप मिलान कर लीजिए, आंसर आपके सामने होगा। तो द्रव संयोजी ऊतक क्या होगा, तो अभी आपने देख लिया, रक्त है ना, तो ब्लड हो जाएगा, है ना। तो द्रव संयोजी ऊतक में ये ब्लड आ जाता है। अब ये उपकला, नाम से ही पता चल रहा होगा उपकला कि किससे होगा, आपकी अगर उपकला मतलब कि त्वचा को ढकने का काम करेगा, तो स्किन हो जाएगा, त्वचा, ठीक है, इसका हिस्सा है। जोड़ों की सतह, नाम से पता चल रहा होगा, तो जोड़ों की सतह क्या, उपस्थि हो जाएगा, कार्टिलेज का नाम पढ़ा होगा ना, तो देखो कार्टिलेज पे टिक कर दो। तंत्रिका ऊतक, स्पाइनल कार्ड पढ़ा होगा, स्पाइनल कोड के बारे में हम लोग बहुत कायदे से पढ़े हैं, तो इसका हिस्सा है।
तो आशा करते हैं भाई आपने समझ गया होगा और इसका जो आंसर हो जाएगा 20 द राइट आंसर। डिटेल में मैं पढ़ा दिया हूँ, सारी चीज़ें मैं बार बार कर रहा हूँ, तो जाके आप देख सकते हैं। और ये देखो, ये ऑलरेडी बिहार के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ये कह रहा है कि ऊतक का, दोबारा सुनिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र, क्या बोल रहा है, अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि सर ये अंतरकोशिकीय क्षेत्र आखिर होता क्या है ना। और ये प्रश्न जो है बिहार दरोगा के एग्जाम में फ्रेंड्स 2018 में पूछ लिया गया है। तो पहली बात, जब भी आप इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपके माइंड में चलना चाहिए, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि भाई ये जो अंतरकोशिकीय जो क्षेत्र है आखिर ये होता क्या है। देखो नाम से ही पता चल रहा होगा कि मतलब कि कोशिका के जो अंदर जो स्पेस वाला क्षेत्र है, जहाँ पे जगह होगा, बीच वाला क्षेत्र होता है, उसे अंतरकोशिकीय क्षेत्र बोल सकते हो। इंग्लिश में अंतरकोशिकीय क्षेत्र को हम लोग इंटरमोलिकुलर नहीं, एक्स्ट्रा सेलुलर है ना, इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कह सकते हैं ना। और यह जो क्षेत्र होता है अंतरकोशिकीय क्षेत्र, ये कोशिका को सहारा प्रदान करता है, कोशिका को सहारा प्रदान करता है और पदार्थों का आदान प्रदान करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपसे पूछा था कि अंतरकोशिकीय क्षेत्र सबसे बड़ा किसमें होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे जो आंसर टिक करेंगे प्रेंकाइमा। अब आप बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये प्रेंकाइमा क्या होता है। देखो भाई, प्रेंकाइमा जो है ना, एक्चुअली ये ऊतक है, ठीक है ना। तो इसका जो मेन काम होता है भोजन को भंडारण करना, प्रेंकाइमा काम होता है। और प्रेंकाइमा में बात कर लूँ तो जो पादप ऊतक और जंतु ऊतक दोनों में पाया जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो आपके जो ऑप्शन में है जीवाणु, कवक, शैवाल, इसकी तुलना में प्रेंकाइमा ऊतक की कोशिका में बड़े अंतरा, मतलब कि जो मतलब कि इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये पादप ऊतक में जो प्रेंकाइमा होता है, प्रेंकाइमा, दोबारा सुनिए, पादप ऊतक में जो ये प्रेंकाइमा होता है ये प्रकाश संश्लेषण में बहुत भूमिका निभाता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, आप जाके बहुत अच्छे से ये जो मैंने आपको बताया हूँ भाई टिश्यू चैप्टर है, इसे पढ़ लीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ ना, ये ऊतक वाला चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। देखो यहाँ पे ना पादप ऊतक में अस्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू पाया जाता है, जिसमें सरल ऊतक होता है। और सरल ऊतक में, सिंपल टिश्यू में प्रेंकाइमा, कलियनकाइमा, स्क्लेरनकाइमा, ये तीनों से क्वेश्चन आता है। और यहीं से तो क्वेश्चन पूछा था अभी आपको, ठीक है ना। डिटेल डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में सब कुछ बताया गया है आपको। यहाँ पे स्क्लेरनकाइमा दिखेगा, प्रेंकाइमा दिखेगा, सबके बारे में बहुत कायदे से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सारी चीज़ें, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला चैप्टर है भाई, बस मुझे मतलब मेरा एक ही मोटिव है ना कि भाई आप लोगों को ये पता लगे कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, तो इस टॉपिक को जाके तैयार कर लो अच्छे से, ताकि अगली एग्जाम में या फिर अगली बार आपका क्वेश्चन कभी मिस ना हो। अगला प्रश्न है मेरे भाई, कह रहा है कि पौधे में, क्या बोला है, पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक है, क्या बोल रहा है, द्वितीयक वृद्धि। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल जो लोग यहाँ पे आंसर जो टिक कर रहे हो, एधा या एधा को ही हम लोग जो है कैम्बियम कहते हैं, कैम्बियम राइट आंसर होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा भाई ये आखिर होता क्या है, तो यह पौधों में पाए जाने वाले विशेष प्रकार का ऊतक होता है, एधा या कैम्बियम। और इसका काम होता है कि पौधे में क्या काम करता है भाई, तो ये पौधे में जड़ और कह सकते हो कि पौधे के जड़ और तने की मोटाई को बढ़ाता है ना, एधा या फिर बोल सकते हो कैम्बियम, ये एक प्रकार का ऊतक है। तो जब भी आप रिविजन करेंगे ना तो आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे दिखेगा आपको लेटरल टिश्यू है ना, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है ना, यहाँ पे देख सकते हो मेरिस्मेटिक टिश्यू, इसी में इसका अलग अलग जो हिस्सा दिखेगा। और ये जो है पार्श्व विभज्य ऊतक, जिसे हम लोग लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू जो कहते हैं ना, इसका देखो क्या काम है, सब कुछ एक जगह की पॉइंट आपको मिल जाएगा, रिविजन कर लीजिएगा। खैर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो चैप्टर है फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ फ्रेंड्स, आप यहीं पे जाइलम सब के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे जाइलम का काम क्या होता है ना, वेसल्स का काम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब आपको। ये फ्लोएम का काम क्या होते हैं, कौन से टिश्यू के अंतर्गत आता है, इसे रिविजन जरूर कर लीजिएगा। तो पहले क्या करिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, आप पहले क्या करिएगा, देखो मैं डिटेल में डायग्रामिकली पढ़ा दिया हूँ, तो आप लोग पहले वीडियो देखिएगा, उसके बाद PDF से रिविजन कर लीजिएगा। देखिए बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर हम आपके साथ अगर जुड़ना चाहें, अभी जो ये क्विक रिविजन सीरीज हम आपके बीच में लेके जो आए हैं, तो इसमें कैसे जुड़े। देखो भाई बहुत ही नॉमिनल फी है और ये सीरीज सर्वोत्तम आपके लिए। सबसे बड़ी बात है कि आपको एक जगह करंट अफेयर्स है ना, GK वाला सेक्शन, साइंस की मैं बात कर लूँ, मतलब कि एक जगह क्या मिल जाता है आपको, ऑल सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स मिल जाता है, 12 पेज का, 15 पेज का, छोटे छोटे नोट्स, ताकि मल्टीपल टाइम रिविजन कर लो। और उसके बाद जो है आपको 25 ईयर का PYQs भी मिल रहा है एक प्लेटफॉर्म पे, करंट अफेयर्स एक जगह कवर हो रहा है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इसे क्या कर सकते हो, आराम से कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 7319924130, इस नंबर पे आप क्या करिएगा, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को, क्विक रिवीजन सीरीज आपके लिए जो लेके आए हैं भाई, इसी नंबर पे पेमेंट करना होता है 7319924130, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे भेज दीजिएगा। उसके बाद हम आपको बैच में जोड़ देंगे, क्लास शुरू है। जो भी सेक्शन कंप्लीट हो गया है ना, तो जैसे मैं बैच में जुड़ूंगा आपको सारे वीडियो, सारे PDF आपको और सारे बुकलेट ऑलरेडी दिख जाएगा, ठीक है। तो आइए आराम से जुड़ के पढ़िए, बहुत ही नॉमिनल फी है। इसका फी जो है अभी ऑफर चल रहा है, सिर्फ 499 में आपको कंप्लीट क्लास देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कहीं भी, ये हम आपके लिए 50 जो टेस्ट लेके आए हैं ये जरूर दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस टेस्ट से भी आपके पेपर में दिखेगा। और इसका फी मात्र 399 कर दिया गया है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं
जरूर करिए और डेली आप एक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट जरूरी है आपको अगर एग्जाम क्लियर करना है तो, ठीक है ना। क्योंकि मॉक टेस्ट वही देना है जो आप एक एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आता है, एग्जाम ओरिएंटेड हो, और हम लोग जो आपके लिए ये जो मॉक टेस्ट डिजाइन किया गया है उसी पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। और यही कारण होता है कि चाहे इसका एक्सप्लेनेशन हो या मॉक टेस्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको दिखता भी पेपर। तो बहुत सारे फ्रेंड्स का क्वेरी था, तो यहाँ पर मैं कोशिश किया भाई क्लियर आप लोग का यहाँ पे ये हो गया कि हम कैसे जुड़ना, अगर हम लोग जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़े, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है हम लोग का जैव अणु, जिसमें हम लोग लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, बहुत पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, है ना, आपको यहाँ पे दिखेगा, तो उसे पूरा कर लेंगे इसी वीडियो में। देखो, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग क्या करिए, मैं ये नहीं करूँ कि मेरे साथ जुड़ो, नहीं, कहीं भी पढ़े हो ना, एक चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है उत्सर्जन तंत्र। इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं भाई एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है कि ये उत्सर्जन तंत्र है। क्या करेगा, तो अब आपके शरीर से या मानव के शरीर से, है ना, ये क्या करेगा, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालेगा, इसलिए तो नाम ही है इसका एक्सक्रेटरी, मतलब कि एग्जिट कर दो, है ना, जो वेस्ट पदार्थ है आपके शरीर में, मतलब उत्सर्जन तंत्र। इसमें हम लोग वृक्क, किडनी के बारे में पढ़ते हैं, फेफड़ा, त्वचा, यकृत और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें ये बहुत बड़ी भूमिका जो होता है ना, एड्रिनल ग्लैंड। कितने लोग जानते हो इसके बारे में, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और देखो ये डायग्रामिकली यहाँ पे मैं समझा दिया हूँ एक एक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ भाई, क्वेश्चन ये पूछा था कि इमरजेंसी मतलब कि आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है किसे। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है, एड्रिनल जो है ग्लैंड, या फिर हार्मोन बोल सकते हो, क्योंकि एड्रिनल हार्मोन वृक्क ग्रंथि से, कौन से, तो वृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है, और इसे ही हम लोग कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। बहुत पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। और ये कहाँ पे होता है, तो यहाँ आप तस्वीर में देख पा रहे हो, किडनी है ये, है ना, गोल ब्लड, सॉरी मैं गोल ब्लड बोल रहा हूँ, किडनी है, और किडनी के ऊपर जो आप देख पा रहे हो, यहीं से जो है ये हार्मोन का स्रावन होता है, इसी ग्लैंड से, इसी ग्रंथि से, एड्रिनल ग्लैंड से जो है एड्रिनल हार्मोन का स्रावन होता है। साफ साफ आपको दिख रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई बताओ, जो एड्रिनल, दोबारा सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एड्रिनल हार्मोन का स्रावन कब होता है। तो भैया एड्रिनल हार्मोन का स्रावन तब होता है, या तो व्यक्ति क्या होगा, डरा होगा, या बहुत ज़्यादा खुश होगा, तब इसका स्रावन होता है। इस हार्मोन की वजह से मानव शरीर में तुरंत प्रतिक्रिया करने की क्षमता बढ़ जाता है, जिस कारण इस हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन। कहाँ पे है, मानव शरीर में, आपने देख लिया क्या काम होता है, कब इसका स्रावन होता है, आपने ये भी देख लिया। और मेरे भाई देखो, 2023 में जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अगला प्रश्न है, अच्छा मैं आपको बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ, आप जाके इसे रिविजन कर लेना, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है उत्सर्जन तंत्र में इसका काम क्या होता है, जैसे किडनी से प्रश्न पूछता है, क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे सब लिख दिया हूँ, इसका वजन से क्या है ना। इसके दो भाग होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं, भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। मेडुला का काम क्या होता है, ये सब ऑलरेडी वीडियो में मैं बता दिया हूँ, ठीक है ना। इसमें कितने जो है नलिका होता है किडनी में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद उत्सर्जन में देखा जाए तो ये सारे की पॉइंट्स है ना, यूरोकोमा का जो है ना क्या काम होता है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा, एक एक पॉइंट यहाँ पे आपको दिखेगा। तो इसलिए एक बार, बहुत ज़्यादा नहीं है सबका, जैसे लीवर की मैं बात कर लूँ, ये भी उत्सर्जन अंग है, स्किन ये भी उत्सर्जन अंग है, लंग्स हो गया, फेफड़ा उत्सर्जन अंग है, कैसे काम करता है, सब कुछ आपको दिखेगा। तो मल्टीपल टाइम रिविजन कर लेना, ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत ना रहे। और क्वेश्चन के थ्रू तो मैं आपको सारी चीज़ें करवा ही दे रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन है कि डीएनए में पाया जाता है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग बता देंगे कि भाई डीएनए में क्या पाया जाएगा, डीएनए। अच्छा, प्रश्न पूछा है डीएनए किस में पाया जाता है। भैया मैंने आपको कल सेल वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो मैंने आपको बोला था कि कोशिका का अलग अलग जो अंग है जिसमें डीएनए पाया जाता है, कितने लोग बता सकते हो। बिल्कुल, केंद्रक में तो पाया जाता ही है, न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है। मैं आपको बोला था पिछले वाला क्लास में, एक तो जो डीएनए पाया जाता है, भाई यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, एक तो केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में। दूसरा मैंने आपको बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें भी पाया जाता है डीएनए, है ना। और क्या बताया था, हरित लवक, ये पादप में होता है उसमें। तो तीन चीज़ें ध्यान रखना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ठीक है भाई, आपने बता दिया कि डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, तो एक नाम और आपने जो सुना होगा आरएनए, कहाँ पे पाया जाता है, तो भैया ये केंद्रक से बाहर होता है। आरएनए केंद्रक, दोबारा सुनिए, जब आरएनए अधिकांश मात्रा में केंद्रक के बाहर होता है। डीएनए में अच्छा कई बार ना इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है डीएनए का, तो कितने लोग जानते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, तथा आरएनए में क्या होता है, राइबोज शर्करा होता है। बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा। डीएनए का कार्य माता पिता के लक्षणों को संतानों में लाना
ये काम होता है, इसका मेन काम होता है। लेकिन आरएनए का काम क्या होते हैं? तो आप कहिएगा सर आरएनए का काम होता है कि प्रोटीन का निर्माण करना। आरएनए का काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए क्या होता है? तो ये थाइमीन बेस होता है, वही आरएनए क्या होता है? यूरोसिल बेस होता है। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, कंसेप्ट क्लियर मतलब रिजल्ट क्लियर। देखो भाई, ये दरोगा के 2019 में पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। लो आ गया क्वेश्चन, कह रहे कि डीएनए का क्रियात्मक इकाई है। अब क्रियात्मक इकाई का मतलब क्या हो? अब पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ, उसके बाद मैं क्रियात्मक इकाई के बारे में बता दूंगा। तो भाई इसका आंसर जो हो जाएगा, जो लोग, मुझे पता है कि सभी लोग यहाँ पे कुछ लोग गुणसूत्र भी टिक किए होंगे, मुझे पता है, लेकिन गलत है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा, जीन हो जाएगा। अब देखो एक्चुअली मान लो कि कोई खिलौना है, खिलौना में समझ लो कि ये सपोज दैट, मान लो कि ये टॉय है ना। चलो ये खिलौना है, मान लो कि ये क्या है, चलो बस बना देता हूँ, ठीक है ना, बस है। तो खिलौना में अब देखो, इसमें सबसे छोटा इकाई होगा कि भाई बस को चलाने के लिए थोड़ा सा बैटरी होगा, कुछ और पार्ट होगा जो कि पूरा बस को चलाएगा। तो इसका छोटा इकाई जो कि ये काम भी कर रहा है इसके अंदर में रह के, तो इस बस की छोटी इकाई क्या हो गया? ये हो गया। तो इस तरीके से भाई डीएनए का जो क्रियात्मक इकाई है सबसे छोटा होता है ना, लेकिन वो पूरी तरीके से काम भी करता है, तो वही होता है क्रियात्मक इकाई। समझ रहे हो ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर में जो मैंने आपको बोला ना कि मानव शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो सेल होता है। तो सेल के अंदर भी आप देखेंगे तो सेल अपने ऊपर अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि उसके अंदर जो आप देखेंगे तो छोटे छोटे उसके जो है अंग है, कोशिकांग है कोशिका के अंदर। तो वैसा ही यहाँ पे पूछा था कि डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? तो जीन होता है। तो डीएनए का क्रियात्मक इकाई जीन होता है। यह डीएनए में न्यूक्लियल टाइडो का ऐसा अनुक्रम है जिसमें क्या होगा? आपको कह सकते प्रोटीन का संश्लेषण का जो कार्य संपन्न होता है ना, जी हाँ, और आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई ये होता है। तो कई बार घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत नहीं करिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न है प्रोटीन किससे बना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछता है। लो भाई, प्रोटीन किससे बना होता है? तो बिल्कुल जो लोग आंसर टिक कर रहे हो यहाँ पे बी, एमिनो एसिड से, तो बिल्कुल प्रोटीन एक क्या है? कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्व के अणुओं से मिलकर होता है। प्रोटीन मुख्यतः एमिनो एसिड से बना होता है। एमिनो अम्ल जैविक यौगिक होता है, आपको पता ही होना चाहिए, जिसमें दोनों मतलब कि क्रियात्मक समूह और कार्बो, मैंने बोला था इसके बारे में पहले ही पढ़ा था, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और मतलब कि एंजाइम ये होते हैं। तो एमिनो अम्ल की मैं बात कर लूँ तो ये पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जो है एक दूसरे से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। थोड़ा सा माइंड में लिखिएगा, बेसिक बातें हैं, और यही कई बार आप क्या करते हो, गलत कर देते हो एग्जाम हॉल में। आंसर हालांकि बी हो जाएगा फ्रेंड्स, बी इज द राइट आंसर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये भी क्वेश्चन देखो, प्रश्न पूछा गया है, दोबारा सुनिए, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, तो ये ऑलरेडी 2012 के दरोगा के पेपर में प्रश्न पूछ लिया गया है। अब अगला प्रश्न भाई, इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है। लो, आवश्यक एमिनो एसिड कौन सा है? तो बिल्कुल जो लोग बी टिक कर रहे हो, ल्यूसिन। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर आवश्यक एमिनो एसिड क्या होता है? तो भाई जो हमारा शरीर नहीं बनाएगा, जो एमिनो एसिड हमारा शरीर नहीं बनाएगा वो आवश्यक होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, मैं पुनः कह रहा हूँ कि ल्यूसीन एक आवश्यक एमिनो एसिड है। आवश्यक एमिनो अम्ल वे होते हैं जिन्हें हमारा शरीर नहीं बनाता है, ये आहार से प्राप्त होता है। आहार समझ लो ना, आहार से प्राप्त होता है। वेलिन हो गया, साइलोल्यूसिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, ये कुछ जो है आवश्यक क्या है? एमिनो एसिड है, ठीक है ना। अनावश्यक क्या है? तो अनावश्यक तो आपको पता है कि एलिनिन, अब यहीं पे ना एलिनिन देता है, तो एलिनिन अनावश्यक है। सेरीन की मैं बात कर लूँ तो ये भी अनावश्यक है। ये सब जो है हमारे शरीर वो कर लेता है, अर्जन कर लेता है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, देखो ये दरोगा के एग्जाम में प्रश्न 2021 में पूछ लिया गया है, तो ये क्वेश्चन वहीं आप बना पाओगे जब पकड़ अच्छा से होगा। अगला प्रश्न है, जब क्वेश्चन करें कि जब न्यूक्लियक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो वो क्या कहलाता है? न्यूक्लिक एसिड एंजाइम की तरह काम करेगा तो उसे हम लोग क्या कहें? बिल्कुल जो लोग आंसर जो टिक कर रहे हो यहाँ पे राइबोजाइम होगा, राइबोजाइम इज द राइट आंसर। देखो न्यूक्लिक एसिड जो है ना, जब एंजाइम की तरह व्यवहार करता है तो उसे हम लोग राइबोजाइम्स कहते हैं। और राइबोजाइम कह सकते हो कि एक जो ना खास तरह का अणु होता है जो कुछ खास काम करने में एंजाइम की तरह काम करता है। तो बहुत पूछता है यार, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ये बहुत पूछता है ये भी प्रश्न। कितने लोग गुआनिन और साइटोसिन के बारे में सुने हो? तो हालांकि चलिए क्वेश्चन पूछा कि गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं, तो बिल्कुल जो लोग, इसका पहले मैं आंसर बताया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा, ठीक है ना, 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ ये है आखिर क्या। गुआनिन और साइटोसिन से प्रश्न पूछता है। देखो भाई डीएनए में 4 प्रकार के क्षार उपस्थित होता है। मैं क्या बोला हूँ? डीएनए में, किसमें? तो
डीएनए में 4 प्रकार के क्षार उपस्थित होते हैं। एक होता है एडिनिन, दूसरा होता है थाइमिन, तीसरा होता है गुआनिन और चौथा होता है साइटोसिन। ये हाइड्रोजन बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो एडिन मतलब कि एडिनिन तथा थाइमिन 2 हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जबकि गुआनिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। गलती मत करिएगा, मुझे उम्मीद है कि भाई सभी लोग एक्सपर्ट हो। चलिए तो अगला चैप्टर पे पढ़ते हैं, और अगला चैप्टर आपके सामने है। चैप्टर का नाम है जेनेटिक्स, आनुवंशिकता से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को, इस टॉपिक का भी सारे क्वेश्चंस को करवाता हूँ। अब देखो, मैं पुनः रिपीट करता हूँ, ये जो चैप्टर है ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। क्वेश्चन आपसे पहले पूछा क्या है उसको देख लीजिएगा। कह रहा है कि यदि एक बच्चे को पिता से क्या तो एक्स गुणसूत्र वंशानुगत जो है प्राप्त होता है, तो वह बच्चा होगा। क्या प्राप्त हो रहा है? तो आप कहिएगा सर सिर्फ एक्स प्राप्त हो रहा है। अगर वाई प्राप्त हो जाता तो आप कहिएगा सर ये लड़का हो जाता। लेकिन क्या हो रहा है? बच्चे के पिता से प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब एक्स जा रहा है तो ये लड़की होगी। और देखो ये ऑलरेडी 2025 का जो एक्साइज अभी हाल फिलहाल में जो 18 मई का जो आपका पेपर हुआ था ना, उसमें पूछ लिया गया था। तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा? वह लड़की होगी। अब आपको रिवीजन कैसे करना है? मैंने आपको बायोलॉजी में 2 चैप्टर बहुत कायदे से पढ़ाया हो। एक तो प्रजनन तंत्र बहुत अच्छे से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से पढ़ना है, ये क्या होता है वो चीज़ें डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में है ना, सब कुछ बता दिया हूँ। और ऐसे प्रजनन तंत्र कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, जैसे अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। बहुत कायदे से पढ़ लेना ये सब। अगर ये सब छोड़ते हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी आप खुद मारिएगा, ठीक है ना। यहाँ से देखो क्वेश्चन आता है। लेकिन अगला जो चैप्टर और था मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। एक चैप्टर ही है जेनेटिक्स, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, है ना। यहाँ पे उसके बाद जैसे जाइएगा ना, यहाँ पे है ना आनुवंशिकी, जेनेटिक्स चैप्टर का नाम ही है, और बहुत कायदे से पढ़ाया गया इसके बारे में, डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा और क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, देख सकते हो। तो मेरे भाई रिवीजन जरूरी होता है, मैं पहले भी बोला हूँ। देखो मनुष्य में इतने 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी 46 गुणसूत्र होता है, जो मनुष्य में लिंग निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। महिलाओं में जो है यहाँ पे फीमेल में तो एक्स एक्स तथा पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। यदि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मज क्या होगा? एक्स एक्स वाला होगा, तो मतलब शिशु जो होगा स्त्री। और मतलब कि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे से निषेचित करता है, तो ये जाहिर सी बात है एक्स पहले से था, वाई जाएगा तो एक्स वाई हो जाएगा, और शिशु क्या होगा? पुरुष होगा, मेल होगा। यही तो प्रश्न पूछता है। तो आप देखे होंगे गांव में, हालांकि अब तो सभी लोग जागरूक हो गए हैं, तो पहले जो है किसी के बहू के घर, किसी के घर में किसी के बहू या है ना किसी महिलाएं के जो है अगर बेटा नहीं होता था, बेटी ना जब होती थी, तो घर वाले दोष किसको देते थे? अपने बहू को, कि भाई तुम तो सिर्फ बेटी पैदा कर रहे हो, ऐसा। ये पहले की बात है, अब तो सुधार हुआ है। लेकिन ये हालांकि महिला की कमी नहीं है, कमी है पुरुष की, है ना। तो अब समझ रहे हो बाकी चीज़ें आगे। हालांकि मैं ये जो है आपको जेनेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ाया हूँ, बहुत कायदे से डिटेल में तोड़ के सब कुछ पढ़ा दिया हूँ, जाके देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है भाई हाइड्रोजन में। आप कहीं से भी इस चैप्टर को रिवीजन कर लीजिएगा, मेरा एक ही मोटिव है, चैप्टर के जाकर रिवीजन कर लो, और क्वेश्चन तो मैं आपको यहाँ पे करवा ही दे रहा हूँ। कह रहा है कि हाइड्रा में मुकुलन, अब देखो आगे ना मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? ऑप्शन आपके सामने है, और थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2024 में पूछा गया था। और देखो यहाँ पे मुकुलन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे अलैंगिक जनन में देख सकते हो विखंडन होता है, मुकुलन होता है, कायिक जनन होता है, रीजनरेशन होता है, मतलब कि पुनरुद्भवन होता है। तो देखो इंग्लिश वाला ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूँ, फ्यूजन ध्यान रखिएगा, है ना, बॉन्डिंग ध्यान रखिएगा, वेजिटेटिव जो है प्रोग्रेशन है, यहाँ पे रीजनरेशन है, ये क्या होता है सबके बारे में डिटेल में समझा दिया हूँ। जैसे आपसे पूछेगा कि भाई फ्यूजन किस में होगा, विखंडन किस में होगा, अमीबा, जीवाणु, ये जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही लिखा गया। अब देखो यहाँ पे मुकुलन किस में होता है, देखो भाई हाइड्रा ईस्ट ये है, क्या कारण है, कैसे होता है, सब कुछ डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में आपको दिखेगा। तो हालांकि इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रा में मुकुलन का उद्भव समसूत्र विभाजन से होता है, ये ध्यान रखिएगा। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ तो भाई आप सीधे तौर पर बोल सकते हो कि हाइड्रा में मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है। आपको सर अलैंगिक जनन क्या होता है? तो आप सीधे तौर पे बोल सकते हो कि अलैंगिक जनन वो प्रक्रिया होता है, कोई भी जीव, मैंने क्या बोला, एक शब्द बोला हूँ अभी, कि कोई भी जीव किसी दूसरे जीव के बिना, किसी दूसरे जीव के बिना अपने जैसे संतान पैदा कर सकता है, या जीव बना सकता है अपने जैसा जीव किसी दूसरे के बिना, उसी को हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन, है ना, या फिर प्रजनन ऐसे बोल सकते हो। तो जिसमें एक नया जो है आप सबको पता है कि हाइड्रा समसूत्री विभाजन 2001
समसूत्री विभाजन द्वारा जो उत्पन्न होता है, और समसूत्री विभाजन के कारण संतान और मूल जीव में मातृ कोशिका के समान आनुवंशिक सामग्री होती है, जिससे आनुवंशिकता स्थिर बनी रहती है। समझ में आ गया? बेसिक से बातें हैं, बस समझिए ना। चलो अगला क्वेश्चन है भाई, अब क्या पूछ दिया है आपसे कि कायिक प्रबंधन, कायिक, अब मैं समझा दूंगा कायिक क्या होता है। तो क्या लिखा है, कायिक प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा होगा कायिक बोल रहा है, कायिक प्रबंधन का बात कर रहा है। इसका मतलब आंसर ये हो जाएगा, आनुवंशिक रूप से समान हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब मैं थोड़ा सा समझिए, ये कायिक प्रबंधन आखिर होता है, ये आखिर मैं बोलूँ तो भाई ये प्राकृतिक रूप से पौधे में होने वाला जो कह सकते हो जो विकास है, वो कायिक प्रबंधन कहलाता है। जैसे मैं बोलूँ जैसे पौधे में क्या आता है प्राकृतिक रूप से, जैसे पौधे में तना, जड़, पत्ती, ये सब जो आता है, ये सब आता है कायिक प्रबंधन के माध्यम से ही आता है। तो प्रश्न पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, तो किसी पौधे के अलग अलग भागों में जड़, तना, पत्ती द्वारा नया पौधा तैयार होना, ये कायिक प्रबंधन कहलाता है। यह अलैंगिक जनन का ही एक रूप है, जिसमें पौधे के केवल कुछ ही हिस्सों में, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि पौधे के वर्धी भाग की हिस्सा लेते हैं, और इस विधि से उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनन के समान ही होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हो कि जैसे गन्ना हो गया, गुलाब हो गया, अंगूर हो गया, वगैरह वगैरह, ये सब आता है इसी में। आशा करते हैं सब कुछ समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, आनुवंशिकी का जनक, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? सबको पता है, मेंडल का नाम कौन नहीं सुना है ना? इसका नाम पूरा है ग्रेगर जोहान मेंडल, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई। मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार के का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो आप सबको पता है ना, एक्स वाई, है ना। प्रत्येक कोशिका में, मतलब कि मानव के, ऐसे बोल सकते हो कि मानव के प्रत्येक कोशिका में कितने, तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़े ना, जब 22 जोड़ा लिखता हूँ, 22 जोड़ा को अलिंग गुणसूत्र कई बार पूछता है, तो 22 जोड़ा को क्या कहते हैं? अलिंग गुणसूत्र। और 23वें जोड़े को कौन सा? तो 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने अभी आपको कुछ देर में पहले बताया कि भाई अगर XX हो गया तो बच्चा फीमेल पैदा होगा, और XY हो गया तो मेल होगा। गुणसूत्र किस पर निर्भर करता है? तो भाई बच्चे का, मतलब कि लड़का या लड़की होना किसके गुणसूत्र पर निर्भर करेगा? तो भाई पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। जब DNA, दोबारा सुनिए, क्वेश्चन है कि जब DNA निर्भर RNA पॉलीमरेज बहुलक होता है तो उसकी दिशा डाइस होती है। तो क्या होगा? एक दिशा है 5 से 3, बस, तो 5 से 3। आगे बढ़ जाते भाई। मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान ग्रेगर जोहान मेंडल, जैसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग मेंडल कहते हैं, तो मेंडल ने कितने विपर्यास जो है ना, विशेषक, है ना। अब देखो शब्द एकदम बकवास सा आता है ना, हिंदी वाला परेशान करता है। तो विशेषक जो ना चयनित किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो बिल्कुल बी हो जाएगा। जो लोग आंसर टिक कर रहे हैं वो 7, बिल्कुल 7 था। तो एक कौन कौन सा 7 था भाई? मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपर्यास लक्षणों का अध्ययन किए। एक तो बीज के रूप में, दूसरा बीजपत्र का रंग, तीसरा आप कह सकते हो सर बीजावरण का रंग, चौथा फली का रूप, पांचवा फल का रंग, छठा फूल की स्थिति, और सातवां पौधे के आकार, तने की लंबाई के हिसाब से। तो ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं। DNA के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? तो बिल्कुल हम लोग बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। मेंडल के प्रयोग में F मैं बोल रहा हूँ F, मेंडल के प्रयोग में F1 होना चाहिए भाई, इसे F1 कर लो। F1 पौधों को स्वपरागित है ना करने पर F2 पीढ़ी, यहाँ पे F2 होना, हाँ F2 लिखा हुआ है। F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए हैं? कितने लोग बता सकते हो? बिल्कुल जो लोग आंसर टिक कर रहे हो। और देखो ये क्वेश्चन पूछा गया तो बिल्कुल B, 3:1 में
यहाँ पे ये वाला जो आप देखोगे ना, ये वाला लाइन जो आपने पढ़ा है, ये 75% है, तो देखो 3 अनुपात है और ये 25% है। मैंने आपको बोला था डिटेल में, ये वाला वीडियो देखिएगा ना, फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा। यही क्वेश्चन पूछ, और मैं बार बार यहाँ पे नहीं बताऊंगा भाई सारी चीज़ें, है ना, नहीं तो बड़ी लंबा चौड़ा वीडियो। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक के जनक के रूप में जाना जाता है? तो सबको पता है मेंडल महोदय को, ठीक है ना, ग्रेगर जोहान मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल। चलो भाई अगला प्रश्न है, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, क्या कहलाता है? बताइए। बिल्कुल, जो लोग डी टिक कर रहे हो, इसे हम लोग कहते हैं एस्टेट्रिक। एस्टेट्रिक को हिंदी में अकेंद्री कहते हैं। तो भाई अकेंद्री गुणसूत्र कहलाते हैं। जब मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं वे ए सेंट्री या हिंदी में अकेंद्री गुणसूत्र कहलाते हैं। जब गुणसूत्र किसी एक किनारे पर हो तो उसे टेलोसेंट्रिक कहते हैं। किसी स्थान पर गुणसूत्र बिंदु जिसमें एक गुणसूत्र का भाग बड़ा और दूसरा का छोटा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। तो ये बेसिक बातें हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जेनेटिक कोड की खोज किसने किया? कोड मैं बोल रहा हूँ जेनेटिक कोड का। बिल्कुल, जो लोग भी टिक कर रहे हो, हरबिंद खुराना का नाम सुने हो ना, वही किया था। जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कोड बोल सकते हो हिंदी में। तो इसकी खोज हरबिंद खुराना ने किया था। किसके नेतृत्व में? कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। देखो 14 में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गैमिट गैमिट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था भैया। बिल्कुल, जो लोग बी टिक कर रहे हो, मेंडल ने ग्रेगर जोहान मेंडल ने। तो गैमिट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन ग्रेगर जो है जोहान मेंडल ने किया था। मेंडल एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्होंने मटर के पौधे पर जो है प्रयोग कर आनुवंशिकता के नियम का स्वपरिमाण प्रतिपादन किया। सुना, स्वपरिमाण प्रतिपादित किया था। और गैमिट की शुद्धता के नियमानुसार जब दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध नस्ल के एक ही जाति के दो या उनको नहीं अवश्य बोल सकते, तो जाति के पौधे या जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी एफ पीढ़ी में संकर पौधे प्राप्त होते हैं, परंतु उनकी दूसरी पीढ़ी F2 पौधे में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाता है और वे युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है ना, आप सब पता है। तो इसे ही हम लोग युग्मकों की शुद्धता या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्रायोरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। लॉ ऑफ प्रायोरिटी होता है, PURITY है, तो प्रायोरिटी ऑफ गैमेट्स। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम, देखो केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XY हो जाते हैं तो क्या होता है? बिल्कुल, जो लोग टिक कर रहे हो, कौन सा सिंड्रोम हो जाता है भैया? तो इसे हम लोग कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें शुक्राणु नहीं बनता है। अगर ऐसा कंडीशन हो जाता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिससे ना तो नपुंसक हो गया, तो ऐसा ही कंडीशन होता है, ठीक है ना। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ना, इसमें X की मात्रा बढ़ जाता है, XY है ही और एक X की मात्रा बढ़ जाता है, तो जिससे नहीं करते हो इसमें क्या नहीं होगा, तो शुक्राणु नहीं बनेगा, तो है ना, पुरुष में ऐसा होता है, तो जाहिर सी बात है कि नपुंसक हो जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये। और देखो ये दरोगा के एग्जाम में पुरुष में 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोग के लिए निम्न में से कौन से लक्षण चयन नहीं किया था? लो, अच्छा क्वेश्चन है, कौन से लक्षण का प्रयोग नहीं किया था? बिल्कुल, फूलों की आकृति, अभी आपने देखा था ना, बाकी फूलों का रंग, फूलों की स्थिति, फूल का रंग, फल का रंग, फूल की स्थिति है, अब ये फूलों का रंग है, ये सब था, ये आकृति नहीं था। तो देखो ये दरोगा के एग्जाम में पूछा गया 2020 में, समझ रहे हो ना भाई। अगला प्रश्न है, वंशागत को क्रोमोसोमवाद के सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? लो, तो बिल्कुल यहाँ पे एक सट्टन और बावेरी का नाम आपने जरूर सुना होगा, और ये 1888 की बात है, तो आंसर क्या होगा? डी। देखो वंशागत की जो है क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत सट्टन और बावेरी ने दिया था। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम का नामकरण W वाल्टेयर वर्ष, अच्छा मैंने आपको क्या बोल दिया, क्रोमोसोम का नामकरण अगर पूछा जाए तो ये 1888 की बात है, W वाल्टेयर ने किया था। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं, और जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है, जीनोम पर। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है मेरे भाई कि किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जोहान मेंडल जाने जाते हैं? तो आनुवंशिकी, बेसिक सा क्वेश्चन है भाई, आप सभी को पता ही है। आगे बढ़ जाते हैं, ग्रेगर जोहान मेंडल ने किस पर कार्य कर आनुवंशिकी के नियम प्रतिपादित किया था? मटर के पौधे पे, अभी देखा ना भाई, आंसर क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई, देखो आगे ना, सबसे छोटी इकाई क्या होगा? जीन होगा। 18 के दरोगा के एग्जाम में पूछ लिया है भाई। अब ये बहुत पूछता है, एलोसोम होते हैं। एलोसोम क्या होता है भाई, बता दो। बिल्कुल, लिंग गुणसूत्र होता है एलोसोम, लिंग गुणसूत्र होता है। मैं आपको बता दूं, मनुष्य में ये, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है। तो
23 जोड़ी, मनुष्य में 23 जोड़ी, कितने जोड़ी, तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ क्रोमोसोम, मतलब गुणसूत्र होता है भाई, गुणसूत्र होता है ना। तो आपको मैं बता दूँ स्त्री और पुरुष में 22 जोड़ी, तो आप सबको पता ही होना चाहिए भाई, 22 जोड़ी मेल प्लस फीमेल में तो होता ही है। दोबारा सुनिए, 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान होता है, और अपने अपने समजात होते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसे तो समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं, ऑटोसोम। लेकिन अगर यहीं पे मैं 23वीं जोड़ी की बात कर लूँ, 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुष में भिन्न भिन्न होते हैं, जिसे हम लोग विषमजात गुणसूत्र या एलोसोम कहते हैं। तो 23वीं जोड़ी, अच्छा देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, 22 जोड़ा तो दोनों में सबको समान होगा, 22वीं जोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो 22 मेल और फीमेल में तो ये समान होगा। तो जब समान होगा तो हम लोग ऑटोसोम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं भाई, ऑटोसोम कहते हैं, ऐसे समझो। और 23वीं जोड़ी तो आप सबको पता है पुरुष और महिला दोनों में अलग अलग होता है, तो उसे हम लोग एलोसोम कहते हैं, है ना। यहाँ पे फीमेल में XX होगा और मेल में XY होगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलोसोम। ये सब पढ़ा चुका हूँ बच्चे जैसे, एकदम डुबा डुबा के पढ़ा होता है एलोसोम। तो समझ में आ गया, तो ये लिंग गुणसूत्र होता है, समझ में आ गया। एलोसोम क्या होगा, एलोसोम और ऑटोसोम ये दोनों क्या होता है आपने देख लिया, और माइंड में रखना भी है, तो गुणसूत्र होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। कायिक कोशिका में गुणसूत्र, लो कि क्या बोल दिया है भाई, मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होता है। लो तो आप ये कह सकते 23 जोड़ी, अच्छा जोड़ा पूछा है, क्या पूछा है, कितने होता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट है, गुणसूत्र होते हैं, तो क्या वो गुणसूत्र होगा, 46 को होगा ना। 23 जोड़ा रहता, यहाँ पे जोड़ा लिखा रहता तब 23 जोड़ा ठीक करते। 17 के दौरान में प्रश्न पूछा गया है। चैप्टर है भाई, देख सकते हो, जिसे हम लोग पूरा करने वाले हैं। इसका नाम है जैव विकास, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ठीक है ना। जैव विकास से संबंधित क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहे हैं कि विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। लो भाई आ गया फौसलाने वाला, तो बिल्कुल बंदर है, जो लोग बंदर टिक कर रहे हो, है ना। तो पूरा वैज्ञानिकों को मिले अवशेष या साक्ष्य के अध्ययन के पश्चात या उसके अनुसार, ज्ञात जानकारी के अनुसार विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कहा जा रहा है बंदर है, जिसका नाम क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस सेडिबा है वैज्ञानिक नाम। ध्यान रखना इसका नाम क्या है भाई, अगर नाम पूछ दे तो नाम थोड़ा सा बड़ा है, इसका नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, लोपिथेकस ये नाम है पूरा, है ना। सेडिबा है, ये बॉ है, बा है, ठीक ना। बस इतना ध्यान रखना, 2001 में दरोगा के पेपर में पूछ लिया गया। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई बताओ अफ्रीका की मूल जाति कौन सी है। अब ये पूछने की इसको क्या जरूरत था, तो अफ्रीका बोला है, तो देखो ये अफ्रीका है, लेकिन है वो लोग है ऑस्ट्रेलाइड। तो अफ्रीका की मूल जाति ऑस्ट्रेलाइड है, जिसकी खोज कहा जा रहा है कि प्लीस्टोसीन युग में सर्वप्रथम मानव का पहला जीवाश्म के रूप में होता है, और ये हुआ था 1924 की बात है, ठीक है ना। और इसका नाम आप सबको पता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस रखा गया है, अफ्रीकेनस अफ्रीका के नाम से। 2002 में दरोगा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है भाई, लोग किसका है, तो आधुनिक मानव का है ना, हमको पता है, आप सभी लोग जवाब दीजिएगा, आधुनिक मानव का है। तो भाई आपको मैं बता दूं आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया, बहुत पूछता है। डार्विन का नाम याद रखिएगा, डार्विन का नाम आपको कभी नहीं भूलना है, चार्ल्स डार्विन। तो प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि पृथ्वी पर सरल जीवों से जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास किस प्रकार हुआ। जीवन संघर्ष में जो जीव योग्य होता है वही अनुकूल करके पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को दर्शाता है। ये किसका कहना था, चार्ल्स डार्विन का था। तो इसलिए भैया जैसे अनुकूल है अपने आप को उसमें ढालने का कोशिश करिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा एग्जाम। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कम से कम चार्ल्स डार्विन को फॉलो करिए कि कैसे जैसे जैसे चीज़ें बदलती है तो आपको भी उसके अनुसार बदलना पड़ेगा। खैर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने क्या है, तो फिंचेस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। लो भाई कौन सा है, बता दो आंसर। बिल्कुल आप सभी लोग सही टिक करेंगे। क्या नाम है, गेलापागोस द्वीप, गेलापागोस द्वीप इज द राइट आंसर। गेलापागोस द्वीप वह द्वीप है जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचेस पर जैव विकास का अध्ययन किया था। डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन नामक पुस्तक लिखी, और गेलापागोस द्वीप समूह लगभग देखा जाए तो कहा जाता है 60, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, है ना,
यह जो द्वीप है लगभग 60,000 में बात कर रहा हूँ, ठीक है, 60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला इक्वाडोर में, ये इक्वाडोर में पड़ता है, तो इक्वाडोर का एक हिस्सा है। इक्वाडोर ने वर्ष 1935 की बात है ना, ये ध्यान रखना, 1935 ईस्वी में गुलाब या फिर गिलाप बोल सकते हो, इसका नाम वैसे गिलाप है, गिलाप गोस को जो है वन्य जीव अभ्यारण्य तथा 1959 में 1959 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हालांकि 1978 ईस्वी में इस द्वीप को मतलब कि गिलाप गोस द्वीप को यूनेस्को के धरोहर स्थल में शामिल कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। नेचुरल सिलेक्शन बोल रहा है भाई, ये भी बहुत प्रश्न पूछता है। तो डार्विन, चार्ल्स डार्विन। तो बाबू नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत ब्रिटिश प्राकृतिकवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया था। इन्होंने प्राकृतिक चयन के द्वारा जैव विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत पहली बार 1859 होगा, 1859 में 1859 में प्रकाशित चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रतिपादित किया गया था। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला चैप्टर है वर्गीकी। तो इसमें बस आपको इसमें रटना है चीज़ें, है ना, इसमें समझने वाली कोई बातें नहीं है। तो कह रहे कि वह लक्षण जिन पर 5, है ना, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है, तो हम लोग क्या कहते हैं भैया। तो आप कहेगा सर बी हो जाएगा। क्या क्यों बी हो जाएगा, जो कि आपको मैं बता दूं, इसमें कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और पोषक की विधि, या फिर वैसे बोल सकते हैं कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषक की विधि पर 5 जगत का जो है वर्गीकरण पर आधारित था। और ना आर एच विटकर का नाम सुना होगा ना भाई। तो आर एच विटकर ने सर्वप्रथम 1959 में 69 होगा। आर एच विटकर ने, क्या हो रहा है, आर एच विटकर ने, यहाँ पे लिख देता हूँ, विटकर ने 1969 ईस्वी में जीवधारियों का 5 जगत का वर्गीकरण किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। हम लोग पढ़े हैं शुरू पहले वाली क्लास में ही पढ़े हैं बहुत डिटेल में, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है भाई, जीवों के दिनाम पद्धति के घटक कौन थे। मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे मास्टर बात तुमने पढ़ाया। देखो रे भाई साहब, यहाँ पे पढ़ाया हूँ, कैसे नहीं, है ना। देखो ये सब बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ। जीव विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक, बेसिक बातें बायोलॉजी में पढ़ाया हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो समझ जीवों को 2 भागों में किसने बांटा था, केरोलस लिनियस, है ना, देख सकते हो, जंतु जगत और पादप जगत, ठीक है। इन्होंने कौन कौन से बुक लिखा था सब मेंशन किया हूँ, किस आधार पर किया था। उसके बाद जो है आप सबको पता है कि देखो यहाँ पे लिखते हो, आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता आर एच विटकर को जाता है ना, देख सकते हो। इन्होंने 5 जगत में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। डिटेल में पढ़ा दिया हूँ, देख सकते हो भाई। इसमें कौन कौन सा पादप में कौन कौन सा जीव आता है, यहाँ पे देख लो। सर मैं बोल रहा हूँ जीव, मोनेरा में कौन कौन सा जीव आता है, प्रोटिस्टा में, कवक में, पादप में, जंतु में, ये सब आपको याद रखना है ना। जीव विज्ञान के प्रमुख जो जनक है अलग अलग, वो भी पूछे जाते हैं, ये सब करवा, तो ध्यान रखिए ना। 18 में प्रश्न पूछा गया, देख लो। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रिक्स रटवा देता हूँ। देखो आपको जीव विज्ञान का पूछे या जंतु का पूछे, दोनों का पिता कौन है, अरस्तु है, अरस्तु है। फादर ऑफ बायो, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है भाई, अरस्तु है। और बोटनी का कौन है, वनस्पति का कौन है, तो थियोफ्रेस्टस है, थियोफ्रेस्टस। तो गलती मत करिएगा, फादर ऑफ बायोलॉजी पूछे या फादर ऑफ जूलॉजी पूछे, अरस्तु टिक करिएगा। वनस्पति का कौन हो जाएगा, तो आप कह सकते हो भाई वनस्पति का हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये जो थियोफ्रेस्टस देख रहे हो भाई, ये वनस्पति का है, वनस्पति का जनक है, वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का, बायोलॉजी और जूलॉजी का, मतलब कि जीव और जंतु का पिता कौन है, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता कौन है, अरस्तु है। आगे बढ़े। वर्गीकी की ना दिनाम पद्धति की अवधारणा किसने दिया। तो आपने अभी देखा, मैंने दिखा था, केरोलस लिनियस का नाम जरूर सुना होगा, इन्होंने दिया था भाई, ठीक है ना। 1802 की बात है भाई, ये जब दिया था 1802 में। कई जगह लुसेंट सब के बुक में 1801 शायद मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है भाई। वर्गीकरण के आधार, बिल्कुल यहाँ पे लीनियस, सॉरी वर्ग आधारीय इकाई पूछा है। तो क्या जाति होता है, जाति का आधार, जाति है ना, वंश और जाति मैंने बोला था बहुत। तो वर्गीकी का मूल इकाई जाति, वर्गीकरण जाति है, आपको बताना चाहिए। और जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, आपको बताना चाहिए। लीनियस ने प्रजातियों के नामकरण की वैज्ञानिक प्रणाली दी और इसलिए इन्हें वर्गीकरण के जनक के रूप में केरोलस लीनियस को जाना जाता है।
दिनाम पद्धति निम्नलिखित में से संबंधित है भाई। दिनाम पद्धति अब हो गया, लो कितने बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आप कहिएगा सर जीव का वैज्ञानिक नामकरण 2 शब्द होते हैं, है ना, आपको पता है ना। तो दिनाम पद्धति जीवों मतलब कि पौधे तथा प्राणियों के नाम देने की एक वैज्ञानिक जो है कह सकते हो प्रणाली है। 1753 ईस्वी में लीनियस महोदय ने, कैरोलस लीनियस ने इसकी शुरुआत की थी। तो प्रत्येक जीव के या फिर प्रत्येक प्रकार के जीव के नाम के 2 घटक या अंग होते हैं, इसलिए इस प्रणाली को दिनाम पद्धति कहते हैं। नाम का पहला घटक जीन्स मतलब कि वंश या वर्ग बोल सकते हो, तथा दूसरा घटक जातीय नाम से होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कैरोलस लीनियस के बारे में बहुत कायदे से, रिवीजन कर लीजिएगा, गलती मत करिएगा। अगला जो चैप्टर है आप लोग का जंतु जगत के सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए भाई। इसका आंसर हो जाएगा 86 का भाई, ये बी हो जाएगा। चलिए जंतु जगत में कौन कौन से जीव आते हैं देख, और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है इस चैप्टर से, बायोलॉजी में देखा जाए तो, है ना, टैक्सोनॉमी से। देखो क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से किसके शरीर में एक चक्र केवल एक बार ही रुधिर मतलब कि रुधिर हृदय में जाता है। बहुत पूछता है, ध्यान रखना। तो बिल्कुल ये मछली में ऐसा होता है। अब देखो 23 के दरोगा के पेपर में पूछा गया है, इसलिए सॉरी 2025 में पूछा गया है दरोगा के पेपर में, 2025 के दरोगा के पेपर में पूछा गया है बाबू, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है देखो 2024 में पूछ लिया क्वेश्चन है, कह रहा है कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका होता है। किसका होगा भाई, जो कवच वाला होगा, बताया था ना ट्रिक से। तो एकाइनोडर्मेटा के जितने भी जीव होगा उसमें होगा। तो भाई कठोर कैल्शियम से बना हुआ कंकाल एकाइनोडर्मेटा संघ की विशेषता है। और इसमें क्या क्या आता है, तो स्टारफिश आता है, समुद्री कह सकते हो समुद्री अर्जीन जिसको बोलते हो, बाल्टिक स्टार बोल सकते हो। मतलब सीधे तौर पे यहाँ पे ध्यान रखना कि भाई एकाइनोडर्मेटा में जो जीव आएगा ना वो समुद्री जीव होगा। अब घोंघा सेतुआ इसमें नहीं आता, मोलस्का में आता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ चुके हैं ये सब, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, गलती मत करिएगा। अगला प्रश्न है, कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्याप्त पर निर्भर करता है, यह देखा जाता है कि उनमें क्या होता है ये। तो देखो भाई ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी। लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के जो है उष्मायन ताप पर निर्भर करता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, असमतापी जंतु किसका हृदय द्विपक्षीय होता है। असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विपक्षीय होता है, ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल कितने लोग इसमें, हाँ, हृदय में 3 कोष, 2 अलिंद और 1 निलय होता है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। और कौन सा क्वेश्चन बोलते हैं, अच्छा ये वाला बोलते हैं, कोई बात नहीं, ये आपको बताना है, इसका आंसर बताना है, असमतापी बोला है ना, बिल्कुल यहाँ पे शार्क जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जो है कथन मेढक में जो है मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है। तो इसमें हृदय 3 होता है कोष, इसमें हृदय में 3 कोष होता है, 2 अलिंद होता है, 1 जो है निलय होता है। आगे बढ़ जाते हैं भाई, निम्न में से कौन सा कीट नहीं है, बताओ। कीट नहीं है तो जाहिर सी बात है भाई मकड़ी कीट नहीं, बाकी मक्खी मच्छर खटमल कीट है, तो मकड़ी कीट नहीं है। मकड़ी एक कीट नहीं है, मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ की जीव है, आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। भूमिचर में जो है तीव्रतम स्तनधारी है, भूमिचर में बात कर रहा हूँ, तो मतलब कि जो तीव्रतम स्तनधारी मतलब बड़ी फास्ट में दौड़ता है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ सकता है, चीता हो जाएगा। देखो दरोगा की में पूछा गया। मनुष्य संघ की प्राणी है भाई, मनुष्य किस संघ में आता है ये पूछ रहा है। तो मनुष्य जो है कोर्डेटा संघ में आता है, कोर्डेटा मनुष्य कोर्डेटा संघ की स्तनधारी मतलब कि मैमेलिस वर्ग की प्राणी है। इस संघ की स्थापना बेल्फोर ने किया था, बेसिक बातें हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है भाई, कतला और रोहू मछली है ना, आपको पता होना चाहिए दृढ़ता होती है किस कारण से। तो बिल्कुल इसमें फ्रेश वाटर फिश का, दोबारा सुनिए क्वेश्चन में क्या था कि कतला और रोहू दृष्टांत है। अब देखो ये शब्द जानबूझ के एग्जामिनर आपको गलत करने के लिए क्वेश्चन देता है ना, कि भाई गलत करो। दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण करने का मतलब कतला और रोहू मछली है, तो किसका उदाहरण, ये फ्रेश वाटर फिश है ये दोनों, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पे मैं जो यहाँ पे बोला हूँ कि भाई फ्रेश वाटर फिश का मतलब ताजे पानी की मछलियाँ, नमकीन पानी नहीं। और आपको पता होना चाहिए ये ताजे पानी कहाँ पे रहेगा, तो तालाब में रहेगा, झील में रहेगा, उस सब में क्या होगा, ताजे पानी होगा। नदी में भी ताज़ा पानी रहता है, तालाब में भी रहता है, तो ये सब ताजे पानी की मछलियाँ है। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि कीट निम्नलिखित में से संबंधित है भाई, किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल डी, ये आर्थ्रोपोडा संघ में आता है कीट ना, आर्थ्रोपोडा। देखो मैं आपको बता दूँ कीट का संबंध आर्थ्रोपोडा संघ से है। जिन जंतुओं में 3 जोड़ी टांगे, ध्यान रख लीजिएगा, आज के बाद गलत मत करिएगा, जिन जंतुओं में 3 जोड़ी टांगे, संयुक्त नेत्र और शरीर खंडों में विभक्त होता है उसे आर्थ्रोपोडा संघ में रखते हैं, बस इतना ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, किस में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो मोनेरा में भाई नहीं होता है केंद्रक झिल्ली, ध्यान रखिएगा। सूची 1 को दूसरी सूची 2 से मिलाना है, ये विशेषता है, ये जानबढ़ है। लो आप मिलान कर लो, आंसर आपके सामने होगा। कितने लोग मिलान कर सकते हैं मैं देखता हूँ।
देखो भाई, पर रहित कीड़ा जो होता है ये सिल्वर फिश होता है, सिल्वर फिश सिल्वर फिश सिल्वर फिश, ऐसे कर लो। उड़ान रहित पक्षी जो होता है वो कीवी होता है, नहीं उड़ सकता है। अंग रहित रेंगने वाला जो है वो कौन होता है? अंग रहित अंग रहित अंग रहित, भाई जो रेंग रहा है इसमें अंग नहीं है ना, तो अंग रहित सांप होगा, है ना, उसमें अंग नहीं है, रेंगने वाला तो ऊपर भी है, आपको पता। अंग रहित पशु कौन है? मछली है। लो, तो आंसर क्या टिक करोगे बाबू? बी कर देना, सही हो जाएगा, बी वाला आपको टिक कर देना बाबू, ये ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? बहुत पूछता है भाई, तो आप ये ना कूटपात, कूटपात कूटपात, या हम लोग इसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस द्वारा करता है, कूटपात द्वारा। कूटपाद, कूटपात नहीं है, कूटपाद है। अमीबा अपना भोजन कूटपाद या एंडोसाइटोसिस 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 द्वारा ग्रहण करता है। अमीबा जल में पाए जाने वाला सूक्ष्म जीवों का ही अपना आहार बनाता है, ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है ना मीन वर्ग से संबंधित है? मीन वर्ग में बोल रहा हूं, गलती मत करिएगा, मीन वर्ग से। तो भाई शार्क जो है ना मीन वर्ग में आता है। देखो, तारा मछली और संघ जो है इकाई डर्मेटा में आता है, अभी बताया हूँ। सिल्वर फिश जो है ये संघ अर्थोपोडा संघ में आता है। शार्क की मैं बात कर लो तो संघ कार्डेटा में आता है। और हेल मछली बहुत पूछता है, यह संघ जो है किसमें? तो कार्डेटा में आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? लो, इसमें स्तन नहीं पाया जाता है, तो आप कहेगा सर छिपकली में नहीं पाया जाता, बिल्कुल। बाघ, व्हेल जो मछली है उसमें पाया जाता है, मगरमच्छ में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट में ये संलग्न होगा, संलग्न मुख्य जीव का नाम है भाई, तो केचुआ है, आप सबको पता ही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जंतु चीर डिम्बाता दर्शाता है? चीर डिम्बता दर्शाता है, ये पूछ रहा है भाई, तो बिल्कुल ये सी हो जाएगा, फाइनोसोमा होता है, राइट आंसर। पक्षियों में तेल ग्रंथि किस भाग में होती है? बहुत पूछता है भाई, ध्यान रखना, तो पूंछ के आधार भाग पर, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। जीव कृमि या एका नॉर्मल किसका साधारण भाषा का नाम है भाई? तो एकार्न वर्म किसका साधारण भाषा में नाम है? अच्छा, साधारण भाषा में नाम है, ये होना चाहिए। इसका नाम है बेलोनोग्लोसस, है ना, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अमीबा गति करता है, कैसे करेगा? तो आप ये करता है पदाबो के द्वारा, इंग्लिश में से स्यूडोपोडिया कह सकते हो, उसके द्वारा करते हैं ना। अगला प्रश्न है भाई, पैनक्रियाज मेढक में पाई जाती है भाई, तो बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा, अमाशय तथा मेढक में जो पाया जाता है ना पैनक्रियाज, ये अमाशय और ड्यूडेनम के बीच में पाया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं, तो क्या भाग होता है? तो आप कहेगा सर 2 अलिंद और 1 निलाई होता है। लो, अगला प्रश्न है, एम्फीबियंस, यहाँ से थोड़ा समझ में रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम में। तो यह जो है जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये दोनों में। ये कौन सा होता है एम्फीबियंस? तो आप सबको जैसे मेढक हो गया, टोड हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आता है ना। उभयचर श्रेणी में जो भी आता है ना वो एम्फीबियंस कहलाता है। अगला प्रश्न है, अंडा देने वाला स्तनधारी है भाई, तो बिल्कुल यहाँ पे एकिडना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? देखो, बहुत पूछता है, वास्तविक मछली नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, रजत मीन जो है ये नहीं है, बाकी सब है। और शीत निष्क्रियता पाई जाती है कहाँ पे? कितने लोग बता सकते हो? बिल्कुल यहाँ पे मेढक में होगा भाई, बोला है ना, शीत निष्क्रियता पाई जाती है मेढक में। मेढक का जो है टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? तो ये होता है एमोनोटोलिक होता है, एमोनोटोलिक। अगला है, पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है किसमें? तो बिल्कुल यह जो है इकाइनोडर्मेटा, मैंने आपको बोला था अभी कुछ देर पहले। निम्नलिखित में कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है? बिल्कुल आप यहाँ पे देखोगे, हाइड्रा एक कोशिकीय नहीं है, बाकी अमीबा, ये सब जो है अमीबा है, यहाँ पे नाम देख लो, अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, उसके बाद यहाँ पे लिस्मानिया हो गया, ये सब एक कोशिकीय है, लेकिन ये बहुकोशिकीय है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक मीन है? अभी आपने देखा था ना, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आपको कहेगा ना कुत्ता मीन जो हो जाएगा ना ये। अगला प्रश्न है, केरोटीड लेबिरियंथ
का कार्य होता है। देखो नाम थोड़ा सा पटांग जरूर सा है, लेकिन क्या करिएगा, एग्जाम निकलना है तो 2 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पीवाईक्यू तो बोला इनमें से कहीं नहीं होता, कोई नहीं होगा राइट आंसर। देखो इसमें है ना कैरोटीड ना लेबियंथ का कार्य, इनमें से कोई नहीं है। मेढक की मैं बात कर लूँ ना तो कैरोटीड लेबियंथ मेढक में रक्तदाब रुधिर परिवाह का नियंत्रण करता है, तो मेढक में पाया जाता है कहीं ना कहीं। तो भाई ये सारे कंप्लीट हो गया। अगला जो चैप्टर हम लोग कराने वाला है मानव शरीर के जो तंत्र हैं, उससे आगे कल के वीडियो में पूरा करेंगे। बहुत उम्दा क्लास होने वाला है, वो अगले वीडियो में आएगा, हो सकता है आज भी अपलोड हो जाए वो वीडियो। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और जो लोग पेड बैच में आना चाहते हो, क्विक रिवीजन सीरीज में एक जगह आपको शॉर्ट नोट्स बुकलेट आपको मिल जाता है, मतलब कि PDF फॉर्मेट में। PYQs का आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाता है, सारे के बुकलेट मिल जाता है, करंट अफेयर सब कुछ एक जगह। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, यहाँ पे नंबर देता हूँ 7319924130 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।